हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम प्रतिहार वंश को पढ़ रहे थे। प्रतिहार वंश में हमारा जो लास्ट का टॉपिक चल रहा था वो था वत्सराज। तो आज हम शुरू से वत्सराज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गुर्जर प्रतिहार, और इसमें हमारा शासक है वत्सराज। प्रतिहार शासकों में इम्पोर्टेंट जो शासक है वो वत्सराज है। हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में समझा था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो होती है वो वत्सराज के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमने इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, जिनमें हमारी पहली थी इसकी उपाधि। इसकी दो उपाधियां हमने पढ़ी थी, एक लिंग क्षत्रिय पुंगव, ठीक है, और दूसरी उपाधि हमने पढ़ी थी रणहस्तिन। एक लिंग क्षत्रिय पुंगव यानी कि क्षत्रिय राजाओं में श्रेष्ठ, क्षत्रियों में श्रेष्ठ। रणहस्तिन यानी कि युद्ध में हाथी जैसा। ये दो इसके अर्थ पड़े थे। और उसके बाद हमने तुरंत इसकी बात की थी कि कैसे हम कि यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, यहाँ प्रतिहार, यहाँ पाल, और यहाँ पर है कन्नौज। कन्नौज के हमने दो नाम पढ़े थे। पहला नाम कन्नौज का कान्यकुब्ज, दूसरा नाम महोदय नगर। महोदय नगर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कौन सा वंश है? आयुध वंश। ठीक है, तो इन तीनों में इसको लेकर के, कन्नौज को लेकर के एक संघर्ष हुआ, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी कारण कन्नौज जो है वो क्या कहलाया? सम्राटों की युद्ध भूमि। ठीक है, यदि आपने, और एक बार इनके शासकों में लिख लेते हैं कि प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। राष्ट्रकूट शासक ध्रुवधारावश। पाल कौन है? धर्मपाल। और कन्नौज पर कौन है? तो दो भाई हैं, या पिता पुत्र है, या कोई भी है, पर दो हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हमने बात की त्रिपक्षीय संघर्ष की। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ? कन्नौज पर अधिकार को लेकर प्रतिहार, राष्ट्रकूट
और पाल के मध्य एक संघर्ष हुआ, जिसे हमने क्या नाम दिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है मुंगेर के युद्ध से। मुंगेर का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये युद्ध हुआ वत्सराज और धर्मपाल के बीच। किस किस के बीच हुआ? ठीक है। इस युद्ध में विजयी कौन रहा? वत्सराज विजयी रहा। इसके सामंत भी थे जो इसके युद्ध में आए। तो कौन कौन थे? एक तो था सांबर का दुर्लभराज। ठीक है। दूसरा कौन है? मंडोर प्रतिहार का। ये दो इसके इस संग्राम में या इस युद्ध में इसके साथ थे। ठीक है। अब इस युद्ध में हुआ क्या? तो हमने ये जान लिया कि वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया और इस प्रकार उसने कन्नौज पर अधिकार करना चाहा। लेकिन हमने ये जाना नीलकुंड अभिलेख के अनुसार। किसके अनुसार? नीलकुंड अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने किसको? चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया। ठीक है। यदि बात करें कि इससे पहले कन्नौज का शासक कौन था, तो इंद्रायुध किसकी सहायता से? धर्मपाल की सहायता। ठीक है। इसीलिए धर्मपाल को पराजित करके वत्सराज ने चक्रायुध को शासक बना दिया। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, ठीक। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है मालवा का युद्ध। मालवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो ये युद्ध हुआ वत्सराज और ध्रुवधारा वंश के बीच। तो यह युद्ध हुआ वत्सराज और ध्रुवधारा वंश के बीच। मालवा का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में ध्रुवधारा वंश विजयी हुआ और वत्सराज इस युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है। अब जब ये पराजित हो गया तो इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध के बाद वत्सराज ने जालौर भागकर अपने प्राण बचाए। वत्सराज पराजित होकर जालौर भाग गया, जालौर चला गया। ठीक है। लेकिन खास बात इतनी है कि आप ये जान कि इस युद्ध में ये पराजित हुआ है। संपूर्ण डायनेस्टी ऑफ प्रतिहार का नष्ट नहीं हुए हैं, तो शक्ति नष्ट नहीं हुई है, इसलिए ये पुनः अपनी शक्ति इकट्ठा करके वापस आ सकते हैं। ठीक है। अब इस युद्ध के बाद हुआ क्या कि ध्रुवधारा वंश ने इसके बाद
धर्मपाल को भी पराजित कर दिया, धर्मपाल को पराजित कर दिया। अब इसने धर्मपाल को भी हरा दिया। अब कन्नौज का अधिकार किसका है? ध्रुवधारा वंश। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी महाराष्ट्र की तरफ से थे, ध्रुवधारा वंश। इनकी राजधानी, राष्ट्रकूट की राजधानी इस समय क्या है? एलोरा। तो ये वहाँ पर है, तो इस कारण ध्रुवधारा वंश को वापस लौटना पड़ा महाराज अपनी राजधानी एलोरा में। अब जब ये वापस चला गया तो वत्सराज पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहानी है हमारी वत्सराज की। अच्छा, अब यहाँ से एक पॉइंट उठता है कि प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में क्यों लड़े, ध्रुवधारा वंश क्यों आया? ठीक है, तो इसके कारण है, जैसे एक कारण तो ये है कि जब राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण। ठीक है, कृष्ण, इसकी जब मृत्यु हो गई, कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो एक पुत्र तो था गोविंद सेकंड, और दूसरा पुत्र कौन था? ध्रुव। एक कौन है और दूसरा ध्रुवधारा वंश। अब इस राज्याभिषेक के संघर्ष में गोविंद सेकंड की मदद किसने की? वत्सराज ने इसकी मदद की। अब जब इसकी साथ दिया तो ध्रुवधारा वंश इससे नाराज हो गया, और जब ध्रुव शासक बन गया तो इसने तुरंत बदला लेने के लिए वत्सराज पर अटैक किया और मालवा पर युद्ध हुआ। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि इसको तुरंत वापस लौटना था, तो ये जैसे ही वापस लौटा तो वत्सराज ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया सभी चीजें। ठीक है, अब हम बात करें वत्सराज के पुत्र के। तो वत्सराज की पत्नी थी रानी महादेवी सुंदर देवी। महादेवी तो ये कहते हैं। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम है सुंदर देवी। कौन है ये? यशोवर्मन की पुत्री। ठीक है, यशोवर्मन कौन सा है? तो यशोवर्मन मौर्य वाला है। ठीक है, यशो मौर्य जिसको बोलते हैं, और इनका पुत्र हुआ, और इनका पुत्र कौन हुआ? नागभट्ट सेकंड। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतारें, फिर हम नागभट्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। और वत्सराज की केवल एक चीज हमें करनी है, वो है सांस्कृतिक उपलब्धि। तो वो छोटे सा एक पॉइंट है, वो भी आप इसी में लिख लें, सांस्कृतिक उपलब्धि। इसके समय दो ही किताबें लिखी गई हैं। एक किताब लिखी है उद्योतन सूरी ने, और उद्योतन सूरी की किताब का नाम क्या है? कुवलय माला। और दूसरा इसी के समय जिनसेन ने लिखा था हरिवंश पुराण। तो इसके समय की सांस्कृतिक उपलब्धि ये दो हैं, तो आप इनको नोट डाउन करना, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं।
नागभट्ट सेकंड। इसका टाइम पीरियड थी। इसकी उपाधि, पहली उपाधि है नागावलोक। इसकी दूसरी उपाधि परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज। ओके, ये बता रहे हैं आप एक बार। अब आगे बात करते हैं इसके सामंतों की। इसके सामंत कौन थे? सामंत जैसे हमने पीछे पढ़े हैं वत्सराज से शुरू हो गए, तो इसके सामंतों में थे चित्तौड़ के मौर्य। कौन है? चित्तौड़ के मौर्य। ठीक है। एक इसके सामंत हैं सावर के चौहान। तो सावर का चौहान गुवक फर्स्ट। और तीसरा है ये सौराष्ट्र का बाहुक धवल। तीसरा कौन है? सौराष्ट्र का बाहुक धवल। ठीक है। इसके साथ मंदौर के जो भी प्रतिहार हैं वो, तो ये इसके सामंत हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके समय क्या क्या घटना घटित हुई, कौन कौन सी चीजें इस समय हुई थी उनकी। ठीक है। तो इसके समय की पहला जो युद्ध है वो है निकुंभ विजय। इसकी जो उपलब्धियों में है वो है निकुंभ विजय। क्या है? निकुंभ विजय। अब निकुंभ विजय की बात करते हैं। तो वत्सराज ने निकुंभ विजय के दौरान क्या किया? तो पहली चीज, निकुंभ विजय की सत्ता के जो केंद्र थे वो दो थे। सत्ता के केंद्र कितने हैं? दो। तो पहला है आबानेरी। आबानेरी कौन सी? जो हम ये पढ़ते हैं पर वो बांदीकुई के पास जो आबानेरी है वो। और दूसरा था मत्स्य। मत्स्य अपने अलवर क्षेत्र में जो है मत्स्य। तो ये दो थे। कुवक फर्स्ट के नेतृत्व में और निकुंभ विजय हो गई। निकुंभों को पराजित कर दिया कुवक फर्स्ट के नेतृत्व। ठीक है। कुवक फर्स्ट ने निकुंभों को पराजित कर दिया। ठीक है। और जब इस विजय हो गई तो नागभट्ट सेकंड ने कुवक को वीर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दे दी? वीर की उपाधि दे दी। ठीक है। यह है निकुंभ विजय। एक बार अब इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। निकुंभ विजय निकुंभ राजाओं की सत्ता के निकुंभ राजाओं की सत्ता के दो केंद्र थे। ठीक है। पहला आभानेरी, दूसरा मत्स्य। ओके। कुवक फर्स्ट के नेतृत्व में प्रतिहार सेनाओं ने
निकुंभ पराजित कर दिए। निकुंभ पराजित कर दिए। नागभट्ट सेकंड ने कुवक फर्स्ट को वीर की उपाधि से सम्मानित किया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसको रब करते हैं। ये तो हुई निकुंभ विजय। सेकंड चीज हम बात करते हैं पाल विजय। ठीक है, पाल शासक यहाँ कौन है? धर्मपाल। ये युद्ध किसके बीच हुआ? धर्मपाल वर्सेस नागभट्ट सेकंड। इस युद्ध में कौन विजयी रहे? तो नागभट्ट सेकंड इस युद्ध में विजयी रहा। ठीक है, अब इसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इसने अपने आप क्या ले ली? एक सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, तीसरी उपाधि इसकी क्या है? सम्राट। लेकिन बड़ौदा जो लेख है उससे पता चलता है, बड़ौदा लेख से पता चलता है कि इस विजय में बाहुक दबल ने किसका? वीरता का परिचय दिया, वीरता दिखाई। तो इस विजय में सब योगदान किसका रहा? बाहुक दबल का अत्यधिक योगदान रहा। ठीक है, तो अपन इसे नोट डाउन करते हैं। युद्ध तो आप ऐसे लिख ले, कोई ज्यादा वो नहीं। ठीक है, और विजयी रहे सम्राट की उपाधि धारण की। ये अपन नीचे भी लिख लेते हैं। धर्मपाल को पराजित करके नागभट्ट सेकंड ने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट की उपाधि धारण की। बड़ौदा लेख से पता चलता है कि बाहुक दबल ने इस युद्ध में अत्यधिक वीरता दिखाई। अत्यधिक वीरता दिखाई। ओके, अब हम पढ़ते हैं पदाल लेख। पदाल लेख क्या है? पदाल लेख कहाँ से मिला है? जोधपुर से। पदाल लेख क्या कहता है? पदाल लेख कहता है कि नागभट्ट सेकंड ने दुग्गल भट्ट को लंबकूट गांव दान में दे दिया। ठीक है, इससे पता चलता है
कि नागभट्ट सेकंड ने दुग्गल भट्ट, इसको दुग्गल भट्ट को लंबकूप गांव दे दिया, कैसे दान में दिया। ये कहाँ से पता चल रहा है? बदाल लेक से। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पाल विजयी हुई, अब राष्ट्रकूट भी आएंगे। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट युद्ध जो मारवाड़ का युद्ध था, उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है उनियारा का युद्ध। उनियारा युद्ध कहाँ हुआ? ये टोंक में। किस किस के बीच हुआ ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ नागभट्ट सेकंड वर्सेस गोविंद थर्ड। किस किस के? नागभट्ट सेकंड और गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड कौन है? राष्ट्रकूट। अब यदि आपको याद दे रहे तो आप ऊपर लिख सकते हैं ये कौन है। ये तो है पृथ्वीराज। गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट। अब इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो कौन विजयी हुआ? गोविंद थर्ड विजयी हुआ। ठीक है, अब इस युद्ध में इसने गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हरा दिया और चित्तौड़ और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। किस किस पर? चित्तौड़ और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये वापस गया। ये पता है ना कि ये सभी आ कहाँ से रहे, तो आप ये समझ लें कि ये सभी आ रहे यहाँ से, राष्ट्रकूट। आ रहे हैं यहाँ। अब ये यहाँ पे जाते हैं, जीत गए, फिर वापस लौटना है। वापस लौटेंगे, फिर वापस अपने कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार क्योंकि पूर्ण शक्ति का नाश नहीं कर पाए, प्रतिहारों की पूर्ण शक्ति जो थी उसका नाश नहीं कर पाए। अगर पूर्ण शक्ति नष्ट हो जाती तो इनका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता। फिर ऐसा नहीं है, वापस लौटते हैं, वैसे ही प्रतिहार इन पर वापस कब्जा कर लेते। ठीक है, तो एक लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख लें, इसको लिख लेते हैं। राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने नागभट्ट सेकंड को हराकर किस पर? चित्तौड़ और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब अधिकार तो हो गया, फिर क्या कर? अधिकार होने के बाद ही वापस चला गया। कहाँ वापस चला गया? अपने सौराष्ट्र, वो चालुक्य में, राष्ट्रकूट, एलोरा। इस समय राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या है? एलोरा। ठीक है,
फिर वापस चला गया और गोविंद थर्ड के बाद वापस जाने के बाद इसने पुनः कर लिया। नागभट्ट सेकंड ने अब इसके बाद अपने पुत्र रामभद्र को शासक बना दिया और खुद जो है वो हर की पौड़ी हरिद्वार में वहां पर उसने समाधि ली। नागभट्ट सेकंड ने अपने पुत्र रामभद्र को शासक बनाया, ठीक है। और स्वयं ने क्या ले ली, स्वयं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी कहाँ है, हरिद्वार। हरिद्वार पर समाधि ले ली कि भाई हार तो गया, अब क्या बचा है। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली और फिर युद्ध में हार गया, चलो समाधि लेने। हर की पौड़ी का याद रखना आपको। हर की पौड़ी वह स्थान है जहां पर श्री रामचंद्र जी ने समाधि ली थी। रामचंद्र जी ने जहाँ समाधि दी वही स्थान हर की पौड़ी है, हरिद्वार, ठीक है। ये जरूर याद रखें आप। आगे बात करते हैं रामभद्र की। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब करता हूँ इसको। रामभद्र की माता का नाम, इसके डायग्राम बना लेते हैं। नागभट्ट सेकंड, इसकी पत्नी का नाम महादेवी, इच्छा देवी। और इनका संतान कौन भी, इनका पुत्र था रामभद्र, ठीक है। खास बात रामभद्र का विवाह हुआ महादेवी अप्पा देवी, अप्पा देवी। और इनका जो पुत्र हुआ वो हुआ मिहिर भोज। मिहिर भोज को तो सब जानते हैं, हर जगह हमें मिहिर भोज के दिखाई देते हैं। मिहिर भोज बड़ा महान योद्धा। हम पहले रामभद्र के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज बता दें। जैसे मिहिर भोज का टाइम पीरियड है 836 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये कब तक रहता है, 885, 885। हमने पढ़ा नागभट्ट सेकंड का टाइम पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, 816 से 833। रामभद्र जो है वो 33 से 36 के बीच में रहा। रामभद्र की खास अपन अभी चर्चा करेंगे कि रामभद्र को जो सामंत थे उन सामंतों ने रामभद्र को हटाकर उसके पुत्र मिहिर भोज को शासक बना दिया, ठीक। तो एक बार आप पहले ये चार्ट बना ले, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको, समझते हैं। रामभद्र, अब रामभद्र का
एक तो एक देवी है कुंतिका देवी, नृत्यांगना, नाचने वाली। कुंतिका देवी का प्रभाव इसके बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कौन है? नाचने वाली, ठीक है। तो इसका प्रभाव बढ़ गया। एक तो ये समस्या थी कि इसको हटाया गया। दूसरा, देवपाल का आक्रमण हो गया। पाल शासक देवपाल, जो उस समय भारत का सबसे महान योद्धा था, सबसे ताकतवर योद्धा था देवपाल। अब जब ये देवपाल ने आक्रमण किया तो सभी अभिलेखों में वर्णन मिलता है कि रामभद्र उस आक्रमण से बच नहीं पाया, हार गया और बहुत बुरे ढंग से हारा। लेकिन ये भी लिखा है कि देवपाल जिस उद्देश्य को चाहता था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो रामभद्र को अयोग्य समझ करके इसके सामंतों ने क्या किया कि इसको शासन से उतार दिया और इसके स्थान पर किसे बैठा दिया? मिहिर भोज को। और मिहिर भोज वेट करता रहा कि कब देवपाल शासक से हट जाए, कब देवपाल राजा से हट जाए। और जैसे ही देवपाल हटा वैसे ही इसने मिहिर भोज ने किसको जीत लिया? पाल शासकों को हरा दिया। क्योंकि देवपाल तो ताकतवर था, उसका पुत्र तो ताकतवर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार दो ये रीजन थे कि रामभद्र को अपना शासन तुरंत त्यागना पड़ा। इसको सामंतों ने इसको हटा दिया, ठीक है। तो पहला कौन है? कुंतिका देवी। ये कौन है? नाचने वाली। और हम जानते हैं राजाओं में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ नाचने वाली या कुछ ऐसे ही अन्य महिलाओं का प्रभाव अधिक रहता है, ठीक। तो नोट डाउन करते हैं रामभद्र के बारे में। पहली थी कि यह सूर्य का उपासक था, वह सूर्य का उपासक था, ओके। दूसरा, इसके दरबार में कुंतिका देवी नामक स्त्री का या महिला का प्रभाव था। इसके दरबार में कुंतिका देवी नामक महिला का प्रभाव था, ठीक है। और देवपाल ने जब आक्रमण किया तो देवपाल ने आक्रमण किया, ठीक है। तो इस आक्रमण में यह हार गया। देवपाल ने यहाँ आक्रमण किया, जिसमें रामभद्र की पराजय हुई। रामभद्र की पराजय हुई, ठीक है। अब बहुत सारे लेख हैं, मंडौर लेख है, बाउक का लेख है, दौलतपुर लेख है, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं कि ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए। एक बुक है प्रभावक चरित्र, तो कौन सी है? प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र कहती है सामंतों ने, इसमें सामंतों ने रामभद्र को, ठीक है, रामभद्र को हटा करके और किसे? उसके पुत्र मिहिर भोज को शासक बना दिया। रामभद्र को हटाकर उसके पुत्र
मिहिर भोज को शासक बना दिया। ठीक है, एक बार इसे नोट करें, फिर हम अगला शासक पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है मिहिर भोज। एट 30 से 885 इसकी उपाधि, इसकी दो उपाधियां हैं। पहली है आदि वरहा और दूसरी है प्रवास। आदि वरहा उपाधि जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ये ग्वालियर प्रशस्ति में। और प्रवास जो है ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है दौलतपुर लेक से। ठीक है, अब इसके सामंतों की यदि बात करें, सामंत कौन कौन थे? तो एक तो चित्तौड़ के मौर्य, ठीक है। दूसरा कौन था? साबर का गुबक सेकंड, साबर का गुबक सेकंड। और कौन था? तो निकुंभ जो पराजित किए वो भी इनके बन गए। मांड का भाटी था। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे प्रतियार्थ है वो मंडोर, और हम मंडोर के साथ कौन आ गया? राजौरगढ़ के प्रतियार्थ। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो हम मिहिर भोज के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत जल्द हम अगला वीडियो लेके आएंगे और शायद हमारी कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट उज्जैन और कन्नौज के प्रतियारों को यहाँ पढ़ लें। हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष कंप्लीटली तो नहीं लेकिन पूर्ण रूप से विजय त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज को प्राप्त हो जाएगी। ये हम बात करेंगे मिहिर भोज में पुनः। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही यदि आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।